हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप। आई एम मृदुला शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर, एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2 विच इज़ रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो बच्चों, न्यूट्रिशन हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बच्चों, ऑलवेज स्टार्ट विद द पॉजिटिव थॉट, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ। ठीक है, तो हमारा आज का पॉजिटिव थॉट है प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ, नॉट अदर्स। यस बच्चों, आपको हमेशा खुद को प्रूव करना है, खुद के लिए। दूसरों को देख के कभी ऐसे मत करना कि हमें फ़र्क पड़ता है वो क्या सोचेगा, हमें अपने आप को दूसरों को प्रूव करना है। नहीं, कोई कुछ भी सोचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलवेज प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ, नॉट एनीवन एल्स। चलो देखो बच्चों, रेस्पिरेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज मैं आपको बताऊंगी। एक तो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की टाइप्स, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर कैसे होती है रेस्पिरेशन, प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, एंड एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर कैसे होती है। उसके बाद हमारा मेन कंसर्न विच इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करना है, ये हमसे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमने क्या पढ़ा, हमने लास्ट में डाइजेशन पढ़ा था। डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, जो कार्ब्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, वो ब्रेक डाउन करके बनाते हैं ग्लूकोज। प्रोटीन ब्रेक डाउन करके बनाते हैं अमाइनो एसिड्स, एंड जो फैट्स है ना, फैट्स, वो ब्रेक डाउन करके बनाएंगे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था डाइजेशन का। लेकिन अब हम क्या देखने वाले स्टूडेंट्स इसमें, दैट अमंग द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन के जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, हमने डाइजेशन किया क्यों? एनर्जी के लिए किया, ताकि जो हमसे हमारे प्रोडक्ट्स डाइजेशन से बने थे उससे हम एनर्जी गेन कर सकें। तो इसमें से सबसे बेस्ट एनर्जी सोर्स हमारा क्या है? ग्लूकोज। यस स्टूडेंट्स, ग्लूकोज इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ये हमारा बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमारी रेस्पिरेशन का बेसिस बनाते हैं। देखो मैं आपको एक ना डिफरेंस बता देती हूँ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ठीक है, ब्रीदिंग में स्टूडेंट्स हम सिर्फ ना गैसेस का मतलब इन्हेलेशन और एक्सलेशन के बारे में बात करते हैं। उसमें हम एनर्जी कंजम्पशन की कोई भी बात नहीं होती, उसमें सिर्फ इनहेल होती है और एक्सहेल होती है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन में हम उसमें एनर्जी के कंपोनेंट डाल देते हैं। तो उस वजह से ये हमारा मेन डिफरेंस है बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी कंपोनेंट वाला पार्ट है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ब्रीदिंग। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आपने ये सब तो सुन लिया, मतलब रेस्पिरेशन की हमने डिफरेंस पढ़ लिया, पर हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो बच्चों, डेफिनेशन जो है आपको समझ भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। ठीक है, सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द लिविंग सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो हमारी ग्लूकोज थी ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके क्या बनेगा? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे। ग्लूकोज क्या होती है? एक हमारी C6H12O6। ठीक है, ये हमारी क्या है? ग्लूकोज को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारी क्या फॉर्म होगी? एनर्जी फॉर्म होगी। ठीक है, सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द लिविंग सेल्स, उसे हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। ठीक है, मैंने बताया था ना एनर्जी कॉम्पोनेंट, तो फिर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा है 6 कार्बन कंपाउंड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, C6H12O6। ठीक है, तो इस वजह से हम ग्लूकोज को क्या बोल देते हैं? और 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद जो है 6 कार्बन कंपाउंड है ना, ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ये किस किस में ब्रेक डाउन होगा? ये हमारा 2 पाइरुवेट कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, the 6 carbon compound will break into the 2 pyruvate compounds. ओके, ये हमारे हो गए 2 पाइरुवेट के कंपाउंड्स, जो कि हमारे किससे बने थे? ग्लूकोज से बने थे। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही बताया गया कि आपको मतलब आगे पाइरुवेट की ना हम बात करेंगे, पाइरुवेट आगे ब्रेक डाउन करेगा तो हम उसकी बात करेंगे, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पाइरुवेट होता क्या है। ओके,
नाउ अब हमें क्या देखना है, 2 मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताई थी ना, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वही टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। एक तो हो है जिसमें हमारी एरोबिक एंड अनदर वन इज़ हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहती है, एरोबिक का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन। एरोबिक का जैसे हमने एरोब्स पढ़े थे ना, एरोब्स कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन इन द प्रोसेस एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड CO2, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, CO2 प्रोड्यूस करेगी हमारी, ठीक है। और ये सब किससे होगा, O2 के कंजम्पशन से वो ये सब प्रोड्यूस करेगी। एंड अनदर वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतर बच्चों सिर्फ ऑक्सीजन का ही आता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, ठीक है। ये भी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ये साथ में क्या प्रोड्यूस करेगी, CO2 प्रोड्यूस करेगी। और बच्चों कई बार ये अल्कोहल भी प्रोड्यूस कर देती है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है, अ टाइप ऑफ द अल्कोहल, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में मेन डिफरेंस इज ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। एनर्जी दोनों में प्रोड्यूस हो रही है, पर मतलब कि ऑक्सीजन का डिफरेंस है। अब उसके बाद आपने ATP के बारे में हमेशा सुना होगा, ATP एनर्जी देता है, ये देता है। ATP होता क्या है, देखो सबसे पहले तो ना ATP का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जो ATP होता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। ATP इज द एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो ATP किससे बना होता है, ADP को अगर हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ देंगे तो हमारा ATP का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लीड्स टू द ATP प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारा है उसका स्ट्रक्चर, लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर, ये आप फर्दर क्लासेस में याद कर लेना। बस ये याद रखो ADP प्लस फॉस्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। ये 2 फॉस्फोरस है, डाईफॉस्फेट, एंड ये है ट्राईफॉस्फेट। ये एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन अभी आप मतलब इतना समझ नहीं पाओगे, जब आप DNA का स्ट्रक्चर करोगे ना तब आपको ये सब समझ आएगा, न्यूक्लियोटाइड एंड ऑल दैट। देखो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मतलब एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होती है। अब हमें मेन क्या पढ़ना है कि जो मेन मैकेनिज्म है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो हमारा है डिफ्यूज़न। द गैस एक्सचेंज ओकर्स थ्रू द डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न मैंने आपको बताया था ना, 2 कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट में हमारी क्या है, किसी गैस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एक कंपार्टमेंट में गैस की कंसंट्रेशन हमारी बहुत कम है। मान लो इसमें हमने गेट था, वो गेट को हमने अगर ओपन कर दिया तो क्या करेगा, ये गैसेस यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगी फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, ठीक है। सो डिफ्यूज़न इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। गैसेस की हाई कंसंट्रेशन से गैसेस की लो कंसंट्रेशन तक। देखो जो ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग का जो मेन बेसिस है ना वो डिफ्यूज़न ही है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी मतलब काफ़ी हद तक, मैं पूरी नहीं कह रही, काफ़ी हद तक जो हमारी रेस्पिरेशन है ना वो डिफ्यूज़न से ही होती है। पूरी तो देखो जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तो पूरी ही डिफ्यूज़न से होती है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है ना उसमें एक लेवल तक डिफ्यूज़न ज़रूरी होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हम क्या हो गए एरोब्स, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताती हूँ रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं ना उसके बारे में बताऊँगी, स्टेप्स इन द रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के स्टेप्स में क्या देखा जाएगा, देखो जो ग्लूकोज थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लूकोज क्या होती है, एक हमारी 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ग्लूकोज विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, वो क्या करेगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज के जो ब्रेक डाउन होता है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है।
ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। तो जो हमारी ग्लूकोज थी ना, अब वो ब्रेक डाउन होकर क्या बना लेगी, वो हमारी बना लेगी पायरूवेट। जो मैंने आपको बताया था ना 3 कार्बन कंपाउंड, बस वही 3 कार्बन कंपाउंड बना लेगी हमारी ग्लूकोज, वो क्या बना लेगी, पायरूवेट। अब देखो बच्चों, अब ये जो पायरूवेट था ना, अब ये पायरूवेट तो बन गया, लेकिन अब इस पायरूवेट का आगे जाके क्या होगा। अब हमें ये देखना है कि अगर इस पायरूवेट को ऑक्सीजन मिलेगी तब इसका क्या होगा, और अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब इसका क्या होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ने वाला है, अगर पायरूवेट अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में है, जैसा कि यीस्ट के अंदर, तो ये बन जाएगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। और अगर हमारी मसल सेल्स के अंदर ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में है, तो ये क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड बना लेगा और थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। देखो जैसे आपने कहा होगा, जब भी हम मतलब स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, आपने ऐसे होता नहीं, मतलब जब काफ़ी दिनों बाद खेलते हो तो आपके दर्द हो जाता है पैरों में, वो क्यों होता है, वो हमारा इसीलिए ही होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड, उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, उस वजह से हमारे क्या पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं और हमें पेन होता है, ठीक है। तो अब अभी कोई भी कहेगा ना स्पोर्ट्स के बाद दर्द हो गया, तो थोड़ा ना बायोलॉजी की भाषा में बोलना कि हमारा क्या हो गया, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। अब देखो बायो पढ़ रहे हो तो फिर उसकी भाषा भी तो बोलोगे ना, थोड़ा बढ़िया से लगेगा ना ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये तो अभी हमने दोनों स्टेप्स थे जिसमें एरोबिक नहीं थी, एनारोबिक थी। ये क्या रेस्पिरेशन थी, एक तरीके की एनारोबिक, इसमें ऑक्सीजन की कंजप्शन तो देखो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर अब ऑक्सीजन आ जाए जो कि हमारे अंदर है, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन इस पायरूवेट को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है। देखो आपको मैं वैसे भी बता देती हूँ, कोई भी मतलब ऐसा कंपाउंड होता है ना जिसमें कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है ना, तो वो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में ही ब्रेक डाउन होता है। उसका एंड प्रोडक्ट, बीच में कई प्रोडक्ट्स बेशक बन जाएं, पर उसका एंड प्रोडक्ट है ना, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो वो इसमें ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ये आपको आगे केमिस्ट्री में भी काम आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा मोटा मोटा कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज ने क्या बनाया, हमारा पायरूवेट बनाया, पायरूवेट ने आगे जाके 3 चीज़ें बना ली, 2 तो किस में है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में है, और एक हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो है ना 3 स्टेप्स, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको आगे भी काम आएंगे, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के अंदर। देखो एनिमल्स की बात तो हमने कर ली, अब प्लांट्स भी तो कुछ करेंगे ना। याद करो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था, जो स्टोमेटा है वो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में मदद करता है, पढ़ा था ना हमने। स्टोमेटा क्या करता है, देखो ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है, ये हमारी गार्ड सेल्स हो गई स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करेगा। तो स्टोमेटा अलाउ द एंट्री ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस इनसाइड द प्लांट, ठीक है। तो ये हमारा काम किसका हो गया, स्टोमेटा का। तो स्टूडेंट्स जो स्टोमेटा है ना, वो हमारी एक तरीके से रेस्पिरेशन में भी मदद कर रहा है, आप ये कह सकते हो ब्रीदिंग में मदद कर रहा है प्लांट की, ठीक है। प्लांट का जो गैसेस एक्सचेंज है ना, वैसे तो मतलब मैनी साइड्स होते हैं उसकी, बहुत सारी वहाँ से होता है, पर जो मेन है ना, मेन गैसेस एक्सचेंज वो हमारा होता है स्टोमेटा से, ठीक है। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैम ने तो एक ही बताया था, स्टोमेटा कई जगह से होता है। देखो मैं आपको कह रही हूँ कई जगह से होता है, आई एडमिट दैट, बट द मेन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्टोमेटा, ठीक है, जिसका मैकेनिज्म आप आगे अपनी हायर क्लासेस 11th एंड 12th में पढ़ने वाले हो, ओके। स्टोमेटा करता क्या है, स्टोमेटा का रोल ऑफ द CO2 एंड O2 गैसेस इन द प्लांट्स में क्या है। जो CO2 है ना, अब हम ऐसे कहते हैं ना कि प्लांट्स जो होता है ऑक्सीजन छोड़ता है, CO2 को यूज़ करता है। देखो ग्लोबल वार्मिंग सुनी है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, उस वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये तो सबसे मतलब एनवायरनमेंट का मेन कंसर्न रहता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस में आती है जैसे कि CO2,
विच इज़ द मतलब ग्रीन हाउस गैस है, मेन ग्रीन हाउस गैस है। तो हम ऐसे कहते हैं ना भाई ट्रीज़ लगाओ, पेड़ लगाओ, तो हमारी वो ठीक हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग। वो इसीलिए कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं ना वो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का यूज़ करते हैं। तो हम जो ये CO2 एक्सेस में छोड़ते हैं ना, ये प्लांट्स ले लेते हैं और वो इसे फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेंगे। वो इसे यूज़ करेंगे तो जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन है ना स्टूडेंट्स, प्लांट्स क्या करेंगे, अब CO2 को यूज़ करेंगे तो वो साथ में ऑक्सीजन का रिलीज़ करते हैं। उनमें जो मेटाबॉलिक तो क्या, उसकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, उसके अंदर हमारी ऑक्सीजन का रिलीज़ होता है। आप उसकी इक्वेशन पढ़ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। ऑक्सीजन का उसमें रिलीज़ होता है, तो मोस्टली रिलीज्ड। लेकिन अब आखिर प्लांट क्या है, एक लिविंग बीइंग है। तो बीइंग अ लिविंग होने के नाते प्लांट्स क्या करेंगे, थोड़ी सी ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, बाकी सारी ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि प्लांट्स ऑक्सीजन यूज़ नहीं करेंगे, प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ करेंगे बस। ठीक है, व्हेन प्लांट्स रिस्पायर दे विल यूज़ द ऑक्सीजन, बट इन स्पाइट रेस्पिरेशन के अलावा वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये काम तो हमारा हो गया प्लांट्स का। उसके बाद हमने क्या देख लिया, फोटोसिंथेसिस ने क्या किया, CO2 का यूज़ किया। ठीक है, तो रोल ऑफ CO2 एंड O2 गैसेस हमें पता लग गया। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में वो क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे जनरली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, वो CO2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और O2 का कंजम्पशन करेंगे। लेकिन फिर वो CO2 को जो बाहर निकालते हैं ना, वो CO2 को फिर वो एक बार तो बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उनके पास जो एक्सेस CO2 होती है, अगर डे टाइम है तो वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी, और अगर नाइट टाइम है तो वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, देखो आपने हमेशा ये सुना होगा ना कि जो नाइट टाइम होता है उसमें मतलब पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। बड़े लोगों से बात हमेशा सुनी होगी। देखो उसके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि जो प्लांट्स है ना वो रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन को लेंगे अंदर इनटेक, ठीक है, और CO2 का रिलीज। ये काम इसका हो गया हमारा रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन इनटेक एंड CO2 रिलीज। अब जो CO2 रिलीज हुई वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे भाई अगर है हमारा डे टाइम तो वो इस CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेंगे, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो इन ऑल वो क्या करेंगे, फिर ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो हम इस प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए क्या हम क्या कहते हैं, भाई पेड़ जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस में। लेकिन अगर है स्टूडेंट्स नाइट टाइम, नाइट है तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो सकती, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो नाइट में वो क्या करेंगे, O2 को तो अंदर लेंगे एंड CO2 को बाहर छोड़ेंगे। दैट्स इट, सीधा सा हिसाब नाइट में जैसे हमारा होता है ना, उनका वही होगा। O2 को अंदर लेंगे, देखो ये आपको मैंने दिखा रखा है ना O2 का इनटेक। O2 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो अंदर लेंगे, ये देखो ये हमारी O2 है ना, O2 को तो अंदर लेंगे और CO2 को बाहर छोड़ देंगे। ये हमारा क्या है, नाइट। चंदा मामा दिख रहे हैं ना, ये नाइट टाइम है और ये हमारा है डे टाइम। ठीक है, डे टाइम में रेस्पिरेशन में क्या किया, O2 ली, CO2 छोड़ा। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या किया, CO2 लिया और O2 छोड़ दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात कर ली है अब हमारे प्लांट्स के बारे में। अब फर्दर हम आगे बात करेंगे। देखो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, हमने प्लांट्स का पढ़ लिया। ठीक है, हमने ह्यूमन बींग्स का भी मतलब हम आगे पढ़ लेंगे। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, आप लोग को क्यूरियोसिटी नहीं होती भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे करेंगे। देखो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, सबसे बड़ी तो फ़िश, जिससे हम बात करते हैं ना फ़िश की। फ़िश क्या करती है, फ़िश के पास अब देखो हमारी तरह लंग्स तो होती नहीं है। लंग्स क्या होती है, एब्सेंट होती हैं फ़िश के अंदर। तो फ़िश क्या करेगी, पानी को अंदर ले लेगी। ठीक है, फ़िश ने क्या किया, वाटर का इंटेक किया एंड उसके बाद उसने क्या किया, वाटर का इंटेक करने के साथ साथ उस वाटर को जो इसने इंटेक किया उसमें O2 डिज़ोल्व थी। ठीक है, वाटर के अंदर हमारी क्या थी, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो उसने जो O2 लिया उसके बाद उसने क्या किया, उस O2 को गिल्स के पास भेज दिया। ठीक है,
तो अब उसने O2 लिया, O2 तो क्या लिया, मतलब उसने H2O के अंदर O2 लिया, मतलब वाटर के अंदर उसने जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ली, वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इसने कहाँ भेज दी, गिल्स के पास भेज दी। ठीक है, गिल्स में जा कर के उसने क्या किया, ऑक्सीजन फिल्टर हो गई, उसने ऑक्सीजन को ले लिया गिल्स में से। ठीक है, और CO2 को वापस से वाटर में छोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब इनका बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। द अमाउंट ऑफ द डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट था वो एयर के अंदर जितना ऑक्सीजन होता है ना उससे बहुत ही कम होता है। एयर में तो कितनी सारी ऑक्सीजन है, O2 का भंडार है हमारे पास, लेकिन जो हमारा पानी होता है ना वाटर में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन द वाटर थी विच इज़ वेरी लेस, तो फिर अब क्या होगा, द रेट ऑफ द ब्रीदिंग वो ज़्यादा हो गया, उन्हें ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उन्हें तेज सांस लेनी पड़ेगी ना, तो इस वजह से द रेट ऑफ द ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज़ मच फास्टर, क्योंकि उसमें क्या है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया कि कैसे कैसे ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, फटाफट से देख लिया। चलो अब आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओह, नाउ इट्स टाइम फॉर द मीम पढ़े। दैट मूवमेंट इन द मैथ्स क्लास व्हेन द होल क्लास इज फाइटिंग ओवर वेदर द आंसर इज 7 और 8 बट यू गेट द आंसर 188। भाई ये तो ना बहुत ही एपिक सीन होता है, मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के साथ ना हो। ऐसा होता है ना मैथ्स की क्लास में कोई बोलेंगे, टॉपर्स होंगे, मैम आंसर 7 है, मैम आंसर 8 है, फिर मैम कहेंगे चलो आधी क्लास 7 के साथ आधी 8 के साथ। भाई उनका क्या, जिनके दोनों नहीं है। पता है मेरे को, ऐसा सीन बहुत बार होता है, बट वो बहुत ही मजाकिया सीन होता है। जब आप उसे आगे जाके याद करोगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है इन सब चीज़ों को याद करके। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मैथ्स भी पढ़ लिया करो ताकि आपका आंसर भी कोई ढंग का आए, 7 और 8। चलो जॉक्स अपार्ट, देखो अब हमें क्या पढ़ना है, ब्रीदिंग इन ह्यूमन्स। देखो हमने किसकी बात कर ली, हमने प्लांट्स की बात कर ली, हमने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली, अब हमें अपनी भी तो बात करनी चाहिए ना। देखो ह्यूमन्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम खुद ही ह्यूमन हैं। ठीक है, तो बात आती है हमारी कि हम कैसे, हमारी 2 प्रोसेसेस, वन इज़ इनहेलेशन एंड अनदर वन इज़ एक्सहेलेशन। देखो मतलब रेस्पिरेशन ना बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, एक बार फंडा समझ आना चाहिए। ठीक है, और हमारे कंसेप्ट तो हमेशा क्लियर ही रहते हैं, तो इसलिए हम फटाफट से रेस्पिरेशन कर लेंगे। देखो इनहेलेशन क्या है, इनहेलेशन में क्या होगा, हम एयर को अंदर लेके जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होगे मैम कभी एयर की बात कर रहे हैं, कभी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हम अंदर तो एयर को ही लेके जाएंगे, उसके अंदर से हम ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अंदर जाके, पर अंदर तो हवा ही जाएगी। अब अंदर ऐसे ऐसे नहीं कि हमारी नोज़ में ही सिस्टम फिट है भाई ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी बाकी बाहर, नहीं, अंदर एयर जाएगी, अंदर जाके ऑक्सीजन उसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो होगी कैसे, देखो एयर अंदर जाएगी क्यों, जो ये हमारा डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम ये जो डोम शेप्ड है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा डोम शेप्ड से। ठीक है, इनहेलेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, फॉर द इनहेलेशन ये डोम शेप से हो गया हमारा फ्लैट। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लंग्स थी ना, लंग्स का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। देखो लंग्स एक्सपेंड करेंगी, लंग्स ऐसे है ना, ये देखो ये हमारी है लंग्स, ये लंग्स एक्सपेंड करके थोड़ा अपना साइज बढ़ा लेंगी। ठीक है, डायाफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो हमारी कैविटी है ना, ये थोरेसिक कैविटी, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो साइज इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। ये एक लॉ होता है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, तब क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा एयर का। वो कैसे होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो बाहर क्या है, एयर का हाई प्रेशर है, बाहर तो एयर ही एयर है, अंदर लंग्स और डायाफ्राम की वजह से लो प्रेशर हो गया, तो इस वजह से एयर कहाँ जाएगी, अंदर। ठीक है, तो इस सिस्टम से हमारी हो गई इनहेलेशन।
नाउ नेक्स्ट है एक्सलेशन। एक्सलेशन में क्या होगा, अब वो जो डायाफ्राम था ना वो रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होगा तो डोम शेप का हो जाएगा। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, मतलब लंग्स पहले जो एक्सपेंड हो रखी थी ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, तो ओवरऑल जो हमारी वॉल्यूम है वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने ये लॉ तो पढ़ा ही था। प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, बाहर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो एयर विल बी आउट। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन। इसके अंदर जो है काफ़ी सारी मसल्स भी मदद करती हैं एक्सलेशन में। मस्कुलर जो होता है मतलब वो फोर्सफुल के अंदर मदद करती हैं मतलब वैसे एक्सलेशन में मसल्स का रोल नहीं होता, जो फोर्सफुल वाली होती है ना उसमें रोल होता है मसल्स का, ठीक है। और इनहेलेशन में भी फोर्सफुल वाले में होता है, वो आप आगे मतलब पढ़ोगे फर्दर क्लासेस में। पर मेन जो इनहेलेशन और एक्सलेशन की प्रोसेस जो एनसीईआरटी में गिवन है ना वो सीधी भाषा में यही है जो मैंने आपको बताई है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट एक्सपेंड, एयर इन, डायाफ्राम रिलैक्स, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, एयर आउट, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, सारी रेस्पिरेशन कवर हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये हमारा क्या है, नोज़ है, ठीक है। नोज़ में हमारे क्या है स्टूडेंट्स, नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है। नोस्ट्रिल से क्या होगा, एयर हमारी, नोस्ट्रिल मतलब कि छेद होते हैं ना नाक में, इनको नोस्ट्रिल बोलते हैं। इनसे एयर क्या जाएगी, हवा अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी अंदर, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, जो आपने देखा होगा ना जो मतलब मेल्स होते हैं उनके गले में ऐसे वो दिखता है ना मोटा सा, उस वो मतलब होता है ना वॉइस, वो एडम सेपल जिसको हम बोलते हैं, हाँ उनका वो मतलब कार्टिलेज का थोड़ा एंगल 90 डिग्री हो जाता है। चलो आप फर्दर पढ़ोगे जो भी है, अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये है लैरिंक्स विच इज़ द वॉइस बॉक्स, एंड ये है हमारी ट्रैकिया। देखो नोज़ में से एयर गई, उसके बाद वो ट्रैकिया से होती हुई कहाँ पहुँच गई स्टूडेंट्स, लंग्स के अंदर पहुँच गई, ठीक है। लंग्स में हमारी एयर पहुँच गई। अब लंग्स के अंदर क्या है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई। अब ये है कैसे, देखो लंग्स में गई ट्रैकिया, ट्रैकिया फाइनली डिवाइड्स हो गई, ठीक है, फाइनली फिर फर्दर डिवाइड्स हो गई। अब मतलब ये आप ना वो कहते हैं ना वो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री होता है ना, उसमें आप मतलब पढ़ लेना कि आगे कैसे कैसे डिवाइड करती है। प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, उसके बाद फिर ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से फिर फर्दर जाके सबसे छोटी यूनिट है हमारी एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इसकी लेबलिंग बढ़िया तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब हमने एल्वियोलाई विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो एल्वियोलाई थी ना वो हमारी क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द रेस्पिरेशन, वो एल्वियोलाई हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस एल्वियोलाई में क्या होगा, जो एयर होगी ना वो अंदर आई, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लंग्स ने क्या किया, एयर को अंदर लिया। अब एयर जब अंदर आ गई, देखो एल्वियोलाई के ना मेम्ब्रेन्स का ध्यान से पढ़ लो, आगे 12th क्लास में भी काम आएगी, 11th में 12th में मतलब। ये तो हमारी एल्वियोलाई, ये है उसकी एपिथेलियल बाउंड्री, ठीक है, ये है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा है स्पेस, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारी एपिथेलियल, उसके बाद स्पेस। इसके बाद क्या आती है हमारी एंडोथेलियम, किसको बोलते हैं, जो ब्लड के वेसल होते हैं ना, ब्लड वेसल के एपिथेलियल सेल को एंडोथेलियल बोलते हैं। ये फिर हमारी आगे ब्लड सेल, ये हमारी ब्लड सेल की एपिथेलियल सेल, ठीक है। ये एल्वियोलाई की एपिथेलियम, ये हमारी ब्लड की एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होगा, ब्लड सेल के एपिथेलियम और एल्वियोलाई के एपिथेलियम में जो भी एयर आई, ठीक है। तो एयर के प्रेशर के बेसिस पे देखो यहाँ पे हमारा क्या था, CO2 कंटेनिंग ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। इस ब्लड में CO2 तो ज़्यादा थी पर इस ब्लड में ऑक्सीजन कम थी, ठीक है। जो ब्लड कैपिलरी का ब्लड था ना उसमें ऑक्सीजन कम थी, CO2 ज़्यादा थी। और जो यहाँ से ब्लड आया उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई एंड CO2 कम हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन ज़्यादा थी ना इसमें, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ठीक है। और जो CO2 इसमें ज़्यादा थी ब्लड कैपिलरी वाले में, वो यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से गई, एल्वियोलाई से गई हमारी ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। एल्वियोलाई से ब्लड में गई क्योंकि ऑक्सीजन एल्वियोलाई में ज़्यादा थी। CO2 कहाँ गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा आया था ना
हार्ट ने लंग्स को भेजा था ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, CO2 जाएगी ब्लड से हमारी एल्वियोलाई, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। बस इतना ही है एल्वियोलाई में, मतलब रेस्पिरेशन के मतलब मेन प्रोसेस यही है। इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किसके थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब फर्दर आगे हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, ठीक है। ये हमारी क्या है, रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल ने क्या किया, रेड ब्लड सेल को लंग से ऑक्सीजन मिली थी, जैसे मैंने आपको बताया था ना एल्वियोलाई ने दी थी, ठीक है। रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन मिली लंग्स में से, उसके बाद ये ऑक्सीजन क्या गई, ब्लड में गई, ब्लड में जा कर गई हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गई स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गई, उसके बाद क्या हुआ, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कहाँ पहुँची, टिश्यू में पहुँचा ये ब्लड, क्योंकि मतलब टिश्यू को तो ब्लड देना ज़रूरी है। अब टिश्यू में क्या हो रही थी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही थी। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में क्या हो रहा था, हमारा CO2 फॉर्म हो रही थी। टिश्यू के पास CO2 ज़्यादा थी एंड O2 की कमी थी, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जो टिश्यू तक पहुंचा, टिश्यू में जाकर के इसने क्या किया, जो ऑक्सीजन थी उसको तो ले लिया टिश्यूज़ ने एंड CO2 को वापस दे दिया उस ब्लड को, ठीक है। टिश्यू में जाके क्या हुआ, टिश्यू ने ऑक्सीजन को तो रख लिया एंड CO2 को आउट कर दिया, ठीक है। CO2 को आउट कर दिया क्योंकि इसके पास CO2 एक्सेस था। देखो इसका भी मेन क्या है, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न ही है ना इसके बेसिस भी। रेस्पिरेशन का बच्चों मेन बेसिस डिफ्यूज़न ही होता है, ठीक है। तो फिर इसमें भी मतलब वो लेवल अलग अलग हो जाते हैं, इसमें भी डिफ्यूज़न है, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर भी क्या हो गया, हमारा डिफ्यूज़न हो गया। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया। देखो अब फटाफट से कंक्लूज़न पढ़ लेते हैं। कंक्लूज़न आज का हमारा क्या है जो हमने पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, स्लाइड में बताया था ना। फिर मैंने आपको ATP के बारे में बताया कि ATP किससे बना हुआ है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया गैसेस एक्सचेंज पैसिवली विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न की मदद से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। फिर मैंने आपको बताया स्टोमेटा के बारे में कि दिन में और रात में प्लांट्स कैसे मतलब एक्सचेंज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर जिसमें फेरिंग्स था, मतलब और फेरिंग्स से आगे जा कर के दो चीज़ें बन गई थी, एक तो ईसोफेगस में चला गया था और एक ट्रैकिया में चला गया था, ठीक है। कॉमन पैसेज था फेरिंग्स फूड एंड एयर के लिए। फिर हमने फाइनली पढ़ा लंग्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो दिस कंप्लीट्स आवर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया अब हमारा, छोटा सा था ना, मज़ेदार था ना। चलो नाउ क्विज टाइम। देखो पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज टू पायरुवेट कन्वर्जन ऑकर्स इन, अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, ग्लूकोज से क्या बना था, 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड बना था पायरुवेट, और ये कन्वर्जन हुआ था, इस कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, एंड ये कन्वर्जन हमारा हुआ था साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका आंसर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट, गैस एक्सचेंज अकर्स इन, अब याद करो गैस की एक्सचेंज हमारी कहाँ हुई थी, ब्रोंकाई में हुई थी, एल्वेलाई में हुई थी, ब्रोंक्यूल में हुई थी या ट्रैकिया में हुई थी। सोचो 2 मिनट्स पॉज करके सोचो, सोच क्या, देखो आंसर देखें। राइट आंसर इज एल्वियोलाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था एल्वियोलाई इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। सो गैसेस एक्सचेंज हमारी कहाँ हुई थी, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इन्हेलेशन द डायाफ्राम, देखो इन्हेलेशन मतलब कि सोच लो 2 मिनट फिर मैं बताऊंगी। ऑप्शंस, मूव डाउनवर्ड, अपवर्ड, स्टेज एज सच इज नॉट इन्वॉल्व। सोचो, वीडियो पॉज करो, सोच लिया, चलो। मूव्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्यों होगा हमारा इन्हेलेशन के अंदर, क्योंकि देखो डायाफ्राम की मेन शेप ये होती है, ठीक है। और ये हमारी क्या थी, हमारी लंग्स थी। ड्राइंग पे मत जाना बच्चों, ड्राइंग बहुत बढ़िया है मेरी, वो तो यहाँ पे ना थोड़ा रफ जल्दी में ऐसा हो रखा है ठीक है। देखो ये हमारी क्या है, लंग्स, ठीक है, और ये मान लो हमारी थोरेसिक कैविटी। तो अब डायाफ्राम की शेप ऐसी है,
तो अब आपको दिख रहा होगा ऐसी शेप होने से जो हमारी वो है वॉल्यूम है वो कम होगी। तो इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है ताकि जो हमारी वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाए, वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सो ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड मतलब ऐसे था ना, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो बस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल दैट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल। थोरेसिक कैविटी मतलब कि जिसमें लंग्स हैं, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन से कौन सी मसल डिफ्रेंशिएट करती है? सोचो, कार्डियक मसल, रिब केज, डायफ्राम या लंग्स? सोचो सोचो, सोच लिया? डायफ्राम, डायफ्राम इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स गुड जॉब, आपने MCQs भी पढ़ लिए, आपने अपना टॉपिक भी क्लियर कर लिया। सो अब हमारा होता है कंप्लीशन, ठीक है। सो अब हमारा सब कुछ रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, हमें रेस्पिरेशन बढ़िया तरीके से आ गया। वेल डन, गुड जॉब। चलो तब हमारा रेस्पिरेशन ख़त्म होता है। अगली यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं इसी के 2 पार्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।